नमस्कार दोस्तों। बजट विश्लेषण का क्रम निरंतर जारी है। हम लोग दो पार्ट आपके सामने ला चुके हैं और हमारा प्रयास है कि आप बजट को परीक्षा की दृष्टि से देखें कि किस तरह से बजट को बेस बनाकर एक केस स्टडी बनाकर आप अपने एग्जाम को अच्छा कर सकते हैं। हमारा ये भी प्रयास है कि आप खुद भी बजट पढ़ना सीखें। और तीसरी बात जिस पे हम लोग फोकस कर रहे हैं वो ये है कि तथ्यों और अवधारणाओं के बीच में एक अच्छा समन्वय स्थापित हो। जैसा कि आपने सुना होगा कभी पढ़ाई के क्रम में, कांट नाम के एक फिलोसोफर थे। उन्होंने कहा था कि फैक्ट्स आर ब्लाइंड विदाउट कॉन्सेप्ट्स, तथ्य बिना अवधारणाओं के अंधे हैं। क्या मतलब है इसका? हम कई तरह के तथ्य देख रहे होते हैं, लेकिन क्या हमारा आईना सही है, हमारी निगाहें सही है? वो निगाहें आपको कौन देता है? वो कैटेगरीज कौन देता है? कॉन्सेप्ट देता है। तो हमें ये देखना है कि फैक्ट्स को हम कैसे बेहतर ढंग से एनालाइज करें। उसके लिए आपको अवधारणात्मक स्पष्टता की आवश्यकता होती है। तो हमारा प्रयास है कि फैक्ट्स के साथ आपको मैं अवधारणात्मक पक्षों पे बातें समझाऊं। कांट महोदय ने यह भी कहा कि कॉन्सेप्ट्स आर एम्प्टी विदाउट फैक्ट्स। क्या मतलब है इसका? अवधारणाएं खाली है तथ्यों के बिना। तो दोनों बातें हैं दोस्तों, दोनों का एक रोल बनता है। आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप करते हो, कई कॉन्सेप्ट सीखते हो, लेकिन क्या हम उसको एप्लीकेशन में ला पाते हैं? तो तथ्य हमें वो मौका देते हैं कि हम अप्लाइड पार्ट में जाके किसी भी कॉन्सेप्ट को एनालाइज करें। तो हम इन सभी पक्षों पे ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हम बातचीत करने वाले हैं सरकार के खर्चों के बारे में, सरकार की प्राप्तियों के बारे में, उनको एनालाइज करेंगे। और मेरा आपसे निवेदन है कि आप आखिर तक वीडियो को देखें और इसका सारांश निकालने का प्रयास करें और अपनी परीक्षा को अच्छा करें। और इसके लिए जरूरी होगा कि आप एंड तक ध्यानमग्न होके इसमें आगे बढ़ें। तो सरकार की जो आय होती है उसका प्राप्ति भी कह सकते हैं, सरकारी प्राप्तियां। इंग्लिश में बोलेंगे गवर्नमेंट रिसीट्स, सरकार की प्राप्तियां। यहीं से बात शुरू हो जाती है कि हम सरकार की प्राप्ति किसको कहें। जो भी पैसा सरकार को मिल जाए ये सरकार की प्राप्ति है, चाहे उधार लेके क्यों ना मिले, विनिवेश करके क्यों ना मिले, टैक्स लगाकर क्यों ना मिले, नॉन टैक्स फीस फाइन वगैरह से क्यों ना मिले। जो भी पैसा आ रहा है वो सरकार की प्राप्ति है और जो भी पैसा जा रहा है वो सरकार का खर्च है। लेकिन हम सारी प्राप्तियों को एक जगह नहीं रख सकते, हम सारे खर्चों को एक जैसा नहीं मान सकते, सब होमोजीनियस नहीं होते हैं। वर्गीकरण आपको करना पड़ेगा गुणावगुणों पर विचार करके। और आय को अगर आपको डिवाइड करना है, विभाजन करना है, तो आपको सोर्स देखना पड़ेगा। इनकम आई कहां से, उसके आधार पर वर्गीकरण होगा। और खर्चों का वर्गीकरण होगा, खर्च गए कहां, उनका क्या पर्पज रहा। तो खर्चों का वर्गीकरण पर्पज और टारगेट के अनुसार है। और दूसरी बात क्या है कि इनकम का वर्गीकरण सोर्स के आधार पर है। ये सारी बातें आपको देखनी पड़ेगी। तो आते हैं हम इस बजट पे विचार करते हैं। सरकार ने क्या बोला, क्या चीजें आपको दिख रही है। तो यहाँ आपको नजर आ रहा होगा ये बजट एट ए ग्लांस नाम का एक डॉक्यूमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट पे आपको दिखेगा। वहां पर ऐसे पाई डायग्राम दिखेंगे और ये पाई डायग्राम की जो हेडिंग है, रुपया कहां से आता है, इसी को इंग्लिश में लिखा हुआ है कि रूपी कम्स फ्रॉम। ठीक है, जो भी सरकार की इनकम है उसको 100 पैसा मान लिया जाता है और फिर उसको तोड़ के दिखाते हैं कि कितना पैसा कहां से आ रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं आपको कि ये किस तरह से हम इसको मान सकते हैं। आप सरकार की कुल इनकम देखिए, 8 नंबर पे दिख रही है ये टोटल रिसीट्स। 1+4 ये बातचीत हमारी हो चुकी है पहले वाले वीडियोस में। आप ये देखेंगे कि ये बजट 2026-2027 है। जो भी राशियां है वो करोड़ के अंदर है। तो अगर आप नीचे की तरफ आते हैं तो 8वें नंबर पर टोटल रिसीट्स दिख रही है। तो ये रिसीट्स कितनी है? 53,47,315 करोड़ रुपए की कुल प्राप्ति है।
इसमें से इसको 100 पैसा मान लिया जाएगा, और फिर कितना कितना किस किस सोर्स से आ रहा है, इस तरह से वो पाई डायग्राम रीड करता है। हम आके देखते हैं इसको, और इसमें आपको दो दिख रहे हैं यहाँ पर, जब भी आप खुद भी पढ़ेंगे, एक ये लेफ्ट साइड में छोटा नजर आता है, इसके बाद बीच में ये बड़ा नजर आता है। तो इस साल के बजट के लिए इस बीच वाले को पढ़ना है, जिसमें 2026-27 जो दिख रहा है, ये वाली पाई डायग्राम को आपको पढ़ना है। और चूंकि पाई डायग्राम जो होता है वो गोल होता है, ये गोल दिख रहा है आपको, तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो करने में तो, लेकिन क्या ये तरीका सही है? तो आपको देखना पड़ेगा कि मैं कहां से शुरू करूं, इस पाई डायग्राम को पढ़ना कहां से शुरू करूं। तो सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए राजस्व प्राप्तियों से। तो आप कहेंगे कि क्यों राजस्व प्राप्तियों से मैं क्यों पढ़ूं? तो आप यहाँ पे देखिए, ये जो आपको सारणी नजर आ रही है, बजट का सार, बजट एट ए ग्लांस, सबसे पहले इस पूरी सारणी में कहां से शुरुआत हो रही है? राजस्व प्राप्तियों से। एंड लेट मी टेल यू वन पॉइंट, सबसे टॉप जो इनकम सरकार की होती है वो राजस्व प्राप्तियां ही होती है। तो और उसमें भी सबसे टॉप जो इनकम होती है वो टैक्स रेवेन्यू होता है। तो राजस्व प्राप्तियों से इसकी शुरुआत है। इसका मतलब अगर हम राजस्व प्राप्तियां टॉप पे और सबसे पहले टैक्स रेवेन्यू आपको पढ़ना है, उसके बाद नॉन टैक्स रेवेन्यू पढ़ना है, तो आप इस पे आके क्रम होना चाहिए, क्रमिकता भी एक बात होती है, सीक्वेंस। जैसे आपने अष्टांग योग का नाम सुना होगा, 8 स्टेप होते हैं अष्टांग योग में, जिसमें यम सबसे पहले होता है, यम, नियम और लास्ट में समाधि होता है। तो यम से चालू करेंगे आप, यानी कि पहले से नियम से चालू करोगे या आसन में चले जाओगे। तो क्रमबद्ध अध्ययन भी एक तरीका होता है। तो आपको ये समझना है कि मेरा क्रम कहां से बने। तो मैंने आपको बताया था कि राजस्व प्राप्तियों से बनेगा, और राजस्व प्राप्तियों में सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेंगे? आप करों से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप इनको, इस पाई डायग्राम को देख रहे हो, तो टैक्सेस जैसे कॉरपोरेशन टैक्स आपको दिख रहा है, आप यहां से चालू कर सकते हो। तो जो अमाउंट अभी हमने 53,47,000 करोड़ समथिंग जो देखा था, उसको अगर हम 100 पैसा माने तो 18 पैसा, 18 पैसा आएगा कॉरपोरेशन टैक्स से आएगा। और आपको पता है कि कॉरपोरेशन टैक्स को हम CIT भी कहते हैं, कॉरपोरेट इनकम टैक्स भी बोलते हैं इसको। एक प्रकार का इनकम टैक्स ही है जो कंपनियों को अपने प्रॉफिट पे देना होता है। तो उतने अमाउंट में से कॉरपोरेशन टैक्स जो है वो 18 पैसा का रोल प्ले करता है। फिर आप इनकम टैक्स में देखेंगे अगर इनकम टैक्स को, तो 21 पैसा इनकम टैक्स आपको पे कर रहा है। इससे आप चलते जाएंगे तो ये डायरेक्ट टैक्स हो जाते हैं एक तरीके से। और जो प्रतिभूति लेन देन कर, अगर आप इसके फुट नोट्स में जाओगे, वो इसके अंदर इंक्लूड हैं। इसके बाद आप आते हो तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष कर शुरू हो जाते हैं, जिसमें कस्टम्स दिख रहा है, सीमा शुल्क। आपको पता है कि सीमा शुल्क जो है वो GST का पार्ट नहीं है, तो 4 पैसा सीमा शुल्क से आ रहा है, थोड़ा कम दिख रहा है आपको। आपको पता है कि हम कई कंट्रीज के साथ FTA कर चुके हैं, तो वहां पर आप कस्टम्स नहीं लगा पाओगे जिनके साथ आपने FTA किया हुआ है। और बहुत सारे कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कर रखे हैं। इसके अलावा आप WTO के नियम हैं। तो कस्टम्स का रोल स्वाभाविक रूप से कम हो रहा है हमारे भारत में। तो कस्टम्स 4 पैसा दिख रहा है। इसके बाद यूनियन एक्साइज ड्यूटीज 6 पैसा नजर आ रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि एक्साइज ड्यूटी जो यूनियन वाली है वो GST का पार्ट है, फिर भी यहाँ पे क्यों दिखा रखा है इसे? तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके ऊपर ये लग रहा है। और आपको पता है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स GST के दायरे में नहीं है। तो ये जो यूनियन एक्साइज ड्यूटीज है, ये मुख्य रूप से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से जो प्राप्त होती है उसको दिखाया जा रहा है। फिर इसके बाद में आप GST एंड अदर टैक्सेस को देखते हैं, तो 15 पैसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
तो जब आप कॉरपोरेशन टैक्स से शुरू कर रहे हो और जीएसटी तक आ जाते हो तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, टैक्स रेवेन्यू, करों से प्राप्त आय हो गया। और जाहिर सी बात है कि इसके बाद में आप नॉन टैक्स रेवेन्यू पे जाओगे, और नॉन टैक्स रेवेन्यू भी गवर्नमेंट ने अच्छी खासी शो कर रखी है। इसका वर्गीकरण नहीं दे रखा है, लेकिन आपको पता है कि नॉन टैक्स के अंदर जो चीजें आती है, जैसे कि फीस है, सरकार को कोई फीस मिल रही है, फाइन से पैसा आ रहा हो, डिविडेंड एंड प्रॉफिट से पैसा आ रहा हो, बाह्य अनुदान हो सकते हैं, ब्याज हो सकता है, बाह्य अनुदान भी हो सकता है। सबसे ज्यादा जो सरकार को नॉन टैक्स रेवेन्यू में इनकम प्राप्त होती है वो मुनाफों से और लाभांश से प्राप्त होती है। तो इस तरह से आप इसको रीड कर रहे हो, राइट। तो ये नॉन टैक्स हो गया। यहां तक कॉर्पोरेशन टैक्स से चालू करते हुए जब आप यहां तक आ जाते हो तो ये रेवेन्यू रिसीट्स पूरी हो जाती है। राजस्व प्राप्तियां दो प्रकार की होती है, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। ये राजस्व प्राप्तियां कंप्लीट हो गई। इसके बाद जो सीक्वेंस में आ रहे हैं, अब पूंजीगत प्राप्तियों की बात होगी, और पूंजीगत प्राप्तियों में ये शामिल होते हैं ऐसी पूंजीगत प्राप्तियां जिनसे ऋण पैदा नहीं होता, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। इसमें क्या क्या आता है, विनिवेश आता है, सरकार अपने सार्वजनिक उपक्रमों की इक्विटी या शेयर्स को बेचती है तो सरकार को इससे पैसा आता है। और जैसा कि मैंने पिछली बार भी आपसे बातचीत की थी कि सरकार विनिवेश से कितनी इनकम प्राप्त करना चाह रही है, आप इसमें आके देखेंगे अगर, तो आपको मैंने बोला था कि ये अदर रिसीट जो लिखा हुआ है ये विनिवेश है, और मोनेटाइजेशन वगैरह जो सरकार करती है उससे जो पैसा आता है और विनिवेश से जो आता है ये जा रहा है। इसमें 80,000 करोड़ रुपए सरकार विनिवेश से प्राप्त करना चाह रही है। और जब पूंजीगत प्राप्ति का मानक एक क्या होता है कि या तो संपत्ति कम हो रही हो या देयता बढ़ रही हो, तो इससे क्या होगा, सरकार की संपत्ति कम होगी, तो इसको हम पूंजीगत प्राप्ति कहेंगे। लेकिन इससे कर्जा नहीं हो रहा है तो आप इसके आगे नॉन डेट लगाएंगे। डेट का मतलब क्या होता है, कर्जा होता है, तो कर्ज नहीं होने की वजह से नॉन डेट में आ रहा है, राइट। ऐसे ही सरकार को रिकवरी ऑफ लोन भी हो सकता है। दो चीजें इसके अंदर आएगी एनडीसीआर के अंदर, एक विनिवेश वाली इनकम आएगी और दूसरी राज्य वगैरह को या किसी फॉरेन गवर्नमेंट को आपने लोन दे रखा है वो रिकवर कर रहे हो आप। और ये भी एक प्रकार से संपत्ति कम होना हो गया, क्योंकि सरकार का लोन सरकार के लिए संपत्ति है और वो चुकाएंगे तो संपत्ति रिड्यूस हो जाएगी। तो रिकवरी ऑफ लोन भी क्या होगा, एक प्रकार से पूंजीगत प्राप्ति होगी। इस तरह से दोस्तों यहां तक हम पहुंच गए। और बोरोविंग और अदर लाइबिलिटीज जो है, यानी मार्केट से उधार ले रही है सरकार, अल्प बचत संग्रहण वगैरह, ये किस में आते हैं, अदर लाइबिलिटीज में आते हैं। तो 24 पैसा और ये सबको आप जोड़ लेते हो तो पूरा 100 पैसा बन जाता है। ये दो पूंजीगत प्राप्तियां हैं, बाकी की सारी क्या है, राजस्व प्राप्तियां हैं। एक तो मोटे रूप में मैंने आपको ये समझाया। दूसरा आप देखते हो कि इस पूरे में टैक्सेस के अंदर सबसे ज्यादा इनकम आपको इनकम टैक्सेस से आती हुई दिख रही है, लेकिन ये अनुमान है। अनुमानों के आधार पे हम नहीं कह सकते कि यही सबसे बड़ा सोर्स है। तो ये है कि नहीं है, इसका परीक्षण करने के लिए आपको एक दूसरे टेबल में जाना पड़ेगा जहां हम कंफर्म कर लेंगे एक्चुअल आंकड़ों से। उसके लिए दोस्तों हम एक टेबल की तरफ जाते हैं। यहां से आपको पता लगेगा, ये देखिए प्राप्तियां लिखा हुआ है, और इसमें आप आइए, यहां से देखिए रेवेन्यू रिसीट्स, टैक्स रेवेन्यू, उसमें ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, मतलब राज्य को जब आप नहीं देते हो तो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू बढ़ाएगा। और ये कॉर्पोरेशन टैक्स, टैक्सेस ऑन इनकम, ये रहा इनकम टैक्स। और इसमें आपको क्या देखना है, एक्चुअल आंकड़े देखने हैं। ये 2024-25 के ही वास्तविक है।
क्या वास्तविकता में भी इनकम टैक्स सबसे ज्यादा इनकम दे रहा है? तो ये आपको कंफर्म करना पड़ेगा यहाँ पर। तो आइए देख लेते हैं। कॉर्पोरेशन टैक्स से ये पैसा आ रहा है, मतलब इतनी इनकम आ रही है। ऐसे आप आते जाएंगे, कस्टम्स यहाँ पे लिखा हुआ टैक्सेस ऑन इनकम। टैक्सेस ऑन इनकम ये जो आप देख रहे हो, ये इनकम टैक्स से आ रही है। इसको अगर आप कंपेयर करोगे यहां तक वाली चीज में, तो सबसे ज्यादा आपको यही दिख रहा है, टैक्सेस ऑन इनकम। तो कंफर्म हो गया कि हमें सबसे ज्यादा इनकम किससे प्राप्त हो रही है? इनकम टैक्स से प्राप्त हो रही है। इस तरह से आप एक्चुअल आंकड़ों से पता लगाएं इसका, न कि बजट अनुमानों में कहा जा रहा है, क्योंकि वो महज एक अनुमान है। आपको ये भी पता होगा कि एक कॉन्सेप्ट होता है टैक्स बायोन्सी का कॉन्सेप्ट होता है, जिसको हम कहते हैं कर उत्प्लावकता। सबसे ज्यादा कर उत्प्लावकता जो देखने को मिली वो इनकम टैक्स में देखने को मिली है। और कर उत्प्लावकता का मतलब क्या होता है कि आप रेवेन्यू में परसेंटेज चेंज देखते हो, परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू ऑफ अ टैक्स। तो आप मन में समझे कि मैं रेवेन्यू किसी टैक्स के बारे में बोल रहा हूं यहां पर, या हम इसको ऐसे कर लेते हैं, परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू ऑफ अ टैक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन जीडीपी। और परसेंटेज चेंज इन जीडीपी ही क्या होता है? ग्रोथ रेट होती है। ये क्या है? कर उत्प्लावकता। टैक्स बायोन्सी कहते हैं इसको। टैक्स बायोन्सी में क्या होता है कि आप टैक्स रेट को नहीं बदलते, आप टैक्स के बेस को छोटा बड़ा नहीं करते, टैक्स जैसा है वैसा ही छोड़ देते हैं। लेकिन फिर आप ये देखते हैं कि जीडीपी में जो चेंज हो रहा है, तो किसी टैक्स की रेवेन्यू में क्या चेंज हो रहा है, तो जीडीपी के चेंज को नीचे रखते हैं और उसके सापेक्ष में राजस्व में कितना परसेंट बदलाव हो रहा है, ये जो गणित होती है इसको बोलते हैं हम टैक्स बायोन्सी, जो अलग होती है टैक्स इलास्टिसिटी से। राइट? तो टैक्स बायोन्सी सबसे ज्यादा किस टैक्स में मिली? इनकम टैक्स में मिली। तो जैसे जैसे जीडीपी हमारे इंडिया का बढ़ रहा है, तो इनकम टैक्स से कलेक्शन ज्यादा रफ्तार से बढ़ रहा है। ऐसे कारण बन गए जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इनकम टैक्स जो है वो एक लीड रोल में आता हुआ हमें नजर आ रहा है। ऐसे आपको जाना है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ टैक्स बायोन्सी बढ़ आ गया, तो आपको टैक्स बायोन्सी सीखना पड़ेगा। फिर उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है टैक्स इलास्टिसिटी। तो वो किस तरह का कॉन्सेप्ट है वो आपको सीखना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। राइट? अब ये सरकार की जो प्राप्तियां थी जो हमने देखी इसमें पाई डायग्राम के रूप में, ये इनकम टैक्स की बात मैंने आपको कंफर्म करवा दी और एक्चुअल टेबल्स में मैं आपको लेके गया, और साथ में मैंने ये भी आपको क्लियर बता दिया कि इसकी बायोन्सी सबसे ज्यादा है इस टैक्स की। और ये भी ध्यान रखिए कि इस टैक्स को पीआईटी भी कहते हैं, पर्सनल इनकम टैक्स, और ये वाला सीआईटी कहलाता है। दोनों इनकम टैक्स है, लेकिन ये पीआईटी है वो सीआईटी है। तो इस तरह से आपको चीजें ध्यान रखनी है। फिर इनकम टैक्स की बात चलेगी तो एक महत्वपूर्ण मुद्दा भी है हमारे देश के अंदर कि एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स नहीं लगता। तो कई सारे लोग जो किसान नहीं हैं लेकिन खेती की जमीन लेके खेती से आय दिखाते हैं, तो लोग बोलते हैं कि इसका मिसयूज हो रहा है। तो उस टॉपिक में इस तरह से आपको उतरना है। तो बजट का इस्तेमाल आप परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करेंगे, यही तो बात है दोस्तों। और यूनियन एक्साइज किस पे है किस पे नहीं है, क्योंकि ये तो जीएसटी में शामिल हो चुका है। तो आपको ध्यान लगाना है कि ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे है, कस्टम ड्यूटी जीएसटी से बाहर है, कम क्यों होती जा रही है। तो एफटीए वगैरह, डब्ल्यूटीओ, ये सारी बातें आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी। इस तरह से दोस्तों आप इसको एनालाइज कर सकते हो जो मैंने यहाँ पर ये प्रस्तुतिकरण आपके सामने किया है। इसके बाद अगर हम
खर्चों में चले जाते हैं। देखो रुपया कहाँ जाता है, रुपी गोज टू। और बजट को जब आप देखते हो तो टोटल में जितनी प्राप्तियां हैं उतने ही खर्च आपको दिखेंगे। ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे कंफर्म कराया था, फिर आपके सामने मैं इस बात को रखता हूं ताकि आपको कोई डाउट शेष ना रहे इसमें। देखिए यहां पे देखेंगे आप, ये टोटल रिसीट कितनी नजर आ रही है यहाँ पर, 53,47,315 करोड़ रुपए की। और टोटल एक्सपेंडिचर जस्ट इसके नीचे आपको कितना दिख रहा है, इतना ही। मैंने उस वीडियो में भी कहा था आपको कि इसका मतलब ये नहीं कि बजट संतुलित है, एक संतुलन अपने आप होता है, एक संतुलन आप लेके आते हो। तो ये जो आपको 53,47,315 करोड़ रुपए मिले, तो इसमें बाजार की उधारी जुड़ के हुआ है, ये अपने आप नहीं हुआ है ये। इसका मतलब बजट असंतुलित है। और यहाँ पे आप देखेंगे राजकोषीय घाटा, ये जो उधार दिख रही है 7वें नंबर पे, ये 16,95,768 करोड़ रुपए का ये बोरोइंग और अदर लाइबिलिटीज दोनों मिला के है, और थोड़े मोड़े कुछ छोटे सोर्स होते हैं वो है इसके अंदर। तो कहाँ बजट संतुलित दिख रहा है? इस अमाउंट को जोड़ने के बाद ही तो आप 53 पे पहुंचोगे। तो ये मैंने आपको कंफर्म करा दिया कि जितने की इनकम है उतने का खर्चा है। तो अब हम उस पाई डायग्राम को कैसे पढ़ेंगे कि ये टोटल खर्चा है हमारा, तो इसको 100 पैसा मान लिया जाएगा और कितना कितना पैसा किस किस मद में जा रहा है ये देखना होता है। तो हम फिर से वहां पे चलते, रुपया कहाँ जाता है, रुपी गोस टू। और ये वाला पिछले साल का है एक तरीके से, मतलब पिछले साल का बोले तो पिछले बजट का, अभी तो 25-26 चल ही रहा है मतलब, लेकिन पिछले बजट का डायग्राम है ये। और ये अब जो आने वाला बजट है, जो पेश किया गया, जो बजट ईयर है उसका ये डायग्राम है 26-27, जो 1 अप्रैल 2026 से इम्प्लीमेंटेशन में आएगा। अभी तो हम उसी ईयर मतलब उसी बजट के अंदर चल रहे हैं, नया पेश हो गया है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन आगे होगा इसका 1 अप्रैल से। तो जो बजट अभी आया है उसका खर्च ये दिखा रहा है। अब फिर यहाँ पे सवाल पैदा हो जाता है कि हम इसकी स्टार्टिंग कैसे करें। तो सरकार अपने खर्चों को 2017-18 से दो भागों में डिवाइड करती है, स्कीम एक्सपेंडिचर और नॉन स्कीम एक्सपेंडिचर। यानी स्कीमों पे खर्चा और स्कीमों के अलावा खर्चा। और स्कीमें दो प्रकार की होती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीमें, सेंटर सेक्टर स्कीमें। सेंटर सेक्टर स्कीमें 100% यूनियन द्वारा फाइनेंस की हुई होती है, उनकी अपनी योजनाएं होती है। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीमें जो होती है वो ज्यादातर राज्य सूची के विषय पे बनती है और उसमें केंद्र एक हिस्सा फाइनेंस के रूप में, अनुदान के रूप में देता है। तो आप इसमें शुरुआत कर सकते हैं स्कीम एक्सपेंडिचर से, जिसमें आप सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीमों को ले सकते हैं। यहाँ पे 8 पैसा है ये, और सेंटर सेक्टर स्कीम यहाँ पर है। तो इस बार के पाई डायग्राम ने थोड़ा सा इसमें दूरी बना दी इन लोगों ने, बाकी आप पीछे जाएंगे तो इसके पैरेलली ये दिखेंगे आपको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने स्टार्ट कर दिया सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, और फिर आप दूसरा ये देखेंगे सेंटर सेक्टर स्कीम। 17 पैसा ये है, 8 पैसा ये है। 17 और 8 को जोड़ोगे तो 25 पैसा इसमें जा रहा है स्कीम एक्सपेंडिचर में, स्कीमों के लिए जा रहा है, जिसमें एक केंद्र की अपनी योजनाएं हैं सेंटर सेक्टर और एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। बाकी जितना भी आपको इसमें दिख रहा है वो सबका सब नॉन स्कीम है। जैसे फॉर एग्जांपल सब्सिडीज स्कीम का पार्ट नहीं है, डिफेंस स्कीम का पार्ट नहीं है, ब्याज स्कीम का पार्ट नहीं है, फाइनेंस कमीशन और अदर ट्रांसफर स्कीम का पार्ट नहीं है। ऐसे आप इसको समझें। अब जो नॉन स्कीम है ये राज्यों का हिस्सा, ये भी स्कीम का पार्ट नहीं है, वो तो फाइनेंस कमीशन के अनुसार आपको देना पड़ता है। तो बाकी जितने भी खर्चे हैं, 2 प्रकार की योजनाओं को छोड़कर बाकी जितने भी खर्चे उनको आप नॉन स्कीम बोल सकते हैं। अब यहाँ जो राज्यों का हिस्सा है वो केंद्र के कुल खर्च का, केंद्र की जो कर प्राप्तियां हैं उसका 41% देने के लिए कहा गया 16वें वित्त आयोग के द्वारा भी।
जो सरकार, केंद्र सरकार को टैक्स से पैसा मिलेगा उसका 41 देना होगा, लेकिन वही 41 कुल खर्च का कितना बन रहा है, 22% बन रहा है। तो आपको जब परीक्षा में सवाल आए तो थोड़ा ऊपर से आप पढ़ लें कि वो क्या कहना चाह रहा है। सवाल का टाइटल क्या है, करों का हिस्सा बोल रहा है कि खर्च के रूप में कितना % बनता है। खर्च के रूप में देखेंगे तो ये 22 पैसा बनता है, और रेवेन्यू जो टैक्स की है उसके रूप में देखेंगे तो कितना बनता है, 41% बनता है। एक बात ये क्लियर है। अब फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स, ट्रांसफर वर्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसफर का मतलब अनुदानों से है, फाइनेंस कमीशन और अन्य अनुदान, लेकिन जोर किस पर है, फाइनेंस कमीशन पे। फाइनेंस कमीशन कौन से अनुदान देता है, कौन से अनुदान सजेस्ट करता है, आर्टिकल 275 से जुड़े 2 प्रकार के अनुदान आपने देखे होंगे। आर्टिकल 275 इनको वैधानिक अनुदान कहते हैं, और इनका जो रिकमेंडेशन है वो फाइनेंस कमीशन करता है। और एक होता है आर्टिकल 282, उनको हम कहते हैं विवेकाधीन अनुदान। ये सेंट्रल मिनिस्ट्रीज अपने विवेक से देती है, और इसीलिए कहा जाता है कि जो विवेकाधीन अनुदान होते हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं होते। फाइनेंस कमीशन के अनुदान कॉन्स्टिट्यूशनल एक एडवाइजरी बॉडी के रूप में ये रहता है, तो इसके जो भी सुझाव होते हैं वो ज्यादा ठीक माने जाते हैं, नॉन पॉलिटिकल कंसिडर किए जाते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे संविधान को भी लिंक कर सकते हैं। और यहाँ ट्रांसफर का मतलब क्या है, फाइनेंस कमीशन जो अनुदान सजेस्ट करेगा और वो अनुदान किस आर्टिकल में आ रहे हैं वो मैंने आपको बताया। इस तरह से आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा और ध्यान देंगे आप तो इंटरेस्ट पेमेंट पे बहुत ज्यादा खर्चा हमारे इंडिया में हो रहा है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम पे भी नहीं है इतना, फाइनेंस कमीशन वाली चीजों पर भी नहीं है इतना। स्टेट्स शेयर एक अलग चीज हो जाती है, वो तो आपको देना ही पड़ेगा। बाकी जो खर्चे अगर आप देखते हो, डिफेंस पे नहीं है इतना, सब्सिडीज पे नहीं है इतना, इन स्कीमों पे इतना नहीं है, पेंशन पे इतना नहीं है, अदर खर्चों पे इतना नहीं है। तो सबसे ज्यादा बड़ा खर्च जो केंद्र की साइड से है वो ब्याज भुगतान है, जो एक बड़ा हिस्सा हमारे खर्च का कंज्यूम कर जाते हैं। और इसीलिए ऋण जीडीपी अनुपात की भी बात मैंने पिछले वाले वीडियो में करी कि हम धीरे धीरे ऋण जीडीपी अनुपात को ट्रैक पे लेके आना चाहते हैं, तो ब्याज भी उससे कम होगा। इस तरह से अगर आप इसको देखते हैं, यहां पर राजस्व और पूंजीगत खर्च की वर्गीकरण नहीं हो पाएगी, इसमें वर्गीकरण होगी स्कीम और नॉन स्कीम की। ये ध्यान रखिए, जो पाई डायग्राम आपके सामने दिखाया गया है, इस तरह से आप इसको रीड कर सकते हो दोस्तों। राइट, तो ये खर्च और प्राप्तियों को लेकर बातचीत थी, और आज इतना ही। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।